हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन को स्टार्ट किया और उससे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने सीखी। ओके दोस्तों, आज उसी लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हम उनको सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज प्रोनाउन में हमें आगे पढ़ना है अब देखिए, सबसे पहले प्रोनाउन में एक समझ लीजिए, सबसे पहले एक टेबल है दोस्तों, जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन। राइट, एक कौन होते हैं, आई और वी। इसके अंदर क्या होता है, यू और ये ही, सी, इट एंड दे। ओके, ये दोस्तों सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। ये तीनों सिंगुलर होते हैं और ये क्या होते हैं, प्लूरल। आपको देख के लगता है ये दोस्तों क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इनको आप कह सकते हो कि प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हैं या नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट, इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इटी होता है और देम का ऑब्जेक्ट दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों हम यहाँ सीखेंगे इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो मी का होता है पजेसिव एडजेक्टिव माई, बी का होता है आवर, ठीक, यू का योर, ठीक, ही का हिज, सी का हर, ठीक दोस्तों, इट का इट्स और दे का दियर। ओके, इनके क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। अब आगे इनका पजेसिव प्रोनाउन, इनका पजेसिव प्रोनाउन देखिए तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, इसका होता है आवर्स, इसका यू का होता है योर्स, ठीक, हिज का पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, हर का हर्ष होता है, इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक ना, और डियर का पजेसिव प्रोनाउन होता है डियर्स। ओके फ्रेंड, तो इसको आप एक बार जान लीजिए, इम्पोर्टेंट टेबल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके दोस्तों, ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। आप दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। कल दोस्तों हमने एक लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने जब वीडियो को देखा तो नीचे दिख रहा था, शायद आपको ठीक से विजिबल नहीं होगा। उस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों कि वर्ब्स, ठीक दोस्तों, वर्ब्स बिटवीन, लाइक, एक्सेप्ट, ठीक दोस्तों, वर्ब्स बिटवीन, लाइक, एक्सेप्ट, बट, क्या दोस्तों, बट, तथा प्रीपोजिशंस, के बाद आप जानते हो, के बाद आप जो प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। क्या, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, एक कॉन्सेप्ट था। अब दोस्तों एक एग्जांपल, जैसे दोस्तों एग्जांपल देखते हैं कि जैसे दोस्तों एक एग्जांपल, जैसे अ कंपटीशन इज हेल्ड between
बिटवीन मी एंड हिम। ओके, तो हमने क्या सीखा कि बिटवीन के बाद हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ठीक ना। ओके दोस्तों, तो वर्ब्स हो गया बिटवीन, लाइक, एक्सेप्ट, बट, और तथा प्रीपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके दोस्तों, ठीक, ऐसे के लिए अब दोस्तों चलते हैं इसके बाद आगे क्या है हमारा सीखना में। इसके बाद दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि वर्ब के बाद जो आप प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक ना, प्रोनाउन यूज करोगे उसका कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। लेकिन वर्ब के पहले जो भी आप प्रोनाउन यूज करते हो उसका सब्जेक्टिव केस यूज करोगे, ठीक ना, या नॉमिनेटिव केस यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम बीट्स में। जैसे दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा राम बीट्स में, राम नहीं दोस्तों, अगर आप सीधा आपको ही लिख दीजिए यहाँ पर, ही बीट्स में, राइट। देखिए वर्ब बीट क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले प्रोनाउन आया उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, और वर्ब के बाद प्रोनाउन उसका क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक दोस्तों, आशा करूँगा कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, जैसे दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम, आई एंड यू आर गोइंग, ठीक, जैसे दोस्तों मैंने छोटा सेंटेंस लिखा। अब देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो सेंटेंस में आ चुके हैं, ठीक। तो इनके यूज करने का एक क्रम होता है। क्रम क्या होता है दोस्तों, देखिए जब आपके सेंटेंस में सारे पर्सन के सब्जेक्ट उल्लेख किए गए हों, अगर उस सेंटेंस में किसी भी दोष का उल्लेख न किया गया हो, तो जो प्रोनाउन का क्रम होता है दोस्तों वो होता है 231। 231 का अर्थ हुआ कि सबसे पहले सेकंड पर्सन रहेगा, ठीक, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन रहेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन रहेगा, ठीक दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। अगर आपके सेंटेंस में तीनों पर्सन के सब्जेक्ट उल्लेखित हो, ठीक, अगर फिर उस सेंटेंस में किसी भी दोष का उल्लेख ना किया गया हो, तो जो प्रोनाउन का क्रम होता है वो 231 का क्रम होता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार सेट करोगे, तो पहले सेकंड पर्सन कौन होता है, यू लाओ, यू के बाद थर्ड पर्सन क्या है, राम, और लास्ट में क्या हो रहेगा, फर्स्ट पर्सन आई आर गोइंग, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन दोस्तों अब एक कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में किसी दोष का उल्लेख किया हो या किसी गलती को स्वीकार किया गया हो, तो जो क्रम होता है वो बदल जाता है। तब क्रम कौन सा होता है, तब क्रम आपको फॉलो करता है 1 2 3 का क्रम, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ऐसा कब होता है, जब आपके सेंटेंस में किसी दोष को स्वीकार किया गया हो या उसमें कोई गलती की गई हो या उस सेंटेंस में किसी दोष का उल्लेख हो, तब आपका क्रम 123 का होता है, ठीक दोस्तों। पहली बात ये हो गई। एक और कंडीशन में क्रम 123 ही होता है, कब, वो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन है कि जब आपके जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किस में हो, प्लूरल में हो, तब भी आपका 123 का क्रम ही फॉलो होता है। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर कि ही, यू एंड आई मेड अ मिस्टेक। ओके, अब देखिए, अब इस सेंटेंस में देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक दोष है, ठीक, कहीं नहीं दोष का उल्लेख है, तो क्या करोगे, 123 का क्रम फॉलो होता है। सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा आई, फिर सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ही, यू, ही, आई, यू एंड ही मेड अ मिस्टेक।
ठीक, ये कंडीशन हो गई। और दूसरी चीज़ ये भी, अगर आपके सारे जो प्रोनाउंस हैं ये प्लूरल में हो तब भी आपको 123 का क्रम ही यूज करना होता है। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके सेंटेंस में तुलना हो रही है, ठीक, अगर आपके सेंटेंस में तुलना हो रही है और दो सब्जेक्ट की भी तुलना हो, ठीक, तो आप एज या देन के बाद कौन सा केस लगाओगे? नॉमिनेटिव केस, जिससे आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हो। ठीक, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक, कब? जब आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के बीच तुलना हो। ठीक, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की भी तुलना हो, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट की भी तुलना हो तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। तब किसका यूज़ किया जाता है? तब आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हो। ओके, इन दोनों का एग्जांपल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर। ठीक, पहले का एग्जांपल क्या है? जब दो सब्जेक्ट की भी तुलना हो तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। ठीक ना, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे दोस्तों मैं लिखूँ ही रन्स। ठीक दोस्तों, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्टर देन, इसका हो जाएगा आई। ठीक, तो ही रन्स फास्टर देन आई। आई एम सॉरी, फिर से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो, ठीक, तो एज या देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ठीक, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की भी तुलना हो रही है तो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। राइट, दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों? दूसरा एग्जांपल है कि he knows me better than, ठीक, he knows me better than Ram, I'm sorry, he knows me better than Ram knows him। ओके दोस्तों, तो देख रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर समझिए, ही नोज़ मी यानी वह मुझे जानता है, बेटर देन किससे ज़्यादा? जैसे राम उसको जानता है। ठीक ना, अब देखिए समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है यहाँ पर, ठीक, और ऑब्जेक्ट हिम है। यानी इसका सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि जितना राम उसको जानता है उससे ज़्यादा वह मुझे जानता है। ठीक ना, यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कंपेरिजन हो रहा है। ठीक दोस्तों, ही नोज़ मी बेटर देन राम नोज़ हिम, यहाँ पर दोनों किसकी भी तुलना हो रही थी? ऑब्जेक्ट की, इसलिए हमने क्या प्रयोग? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, ओके, और चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक ना, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है फ्रेंड? अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? ठीक दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, कुछ दोस्तों मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ, ठीक ना, जैसे दोस्तों है सेपरेशन। क्या दोस्तों? सेपरेशन हो गया, ठीक हो गया दोस्तों, पैर्डन हो गया, एक्सक्यूज़ हो गया, ठीक दोस्तों, रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट, मेंशन, सेपरेशन हो गया दोस्तों, पैर्डन हो गया, एक्सक्यूज़ हो गया, रिपोर्ट हो गया, मेंशन हो गया, फेवर हो गया। क्या दोस्तों? फेवर हो गया, ठीक ना। तो सेपरेशन, पैर्डन, एक्सक्यूज़, रिपोर्ट, मेंशन, फेवर, ETC दोस्तों ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ दोस्तों आप पजेसिव केस का यूज नहीं करते। पजेसिव केस का यूज़ क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो जाता है। इनके साथ पजेसिव केस का यूज आप नहीं कर सकते।
चाहे आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो, चाहे पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो, इन वर्ब्स के साथ उनका यूज आप क्या करते हो, उनका यूज गलत हो जाता है। क्या दोस्तों, इनका यूज गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है दोस्तों, ठीक ना, अगले कॉन्सेप्ट पे हमें सीखेंगे कि दोस्तों कुछ, हाँ दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग सभी जानते हैं कि सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन को बचाने के लिए हम दैट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक ना, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए हम दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका दोस्तों, दोज ऑफ का यूज करते हैं। ठीक, तो अब दोस्तों इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको यहाँ देता हूँ। ठीक दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे दोस्तों मैंने पहले लिखा कि ही बाइस he buys a more beautiful car than that of mine। ठीक दोस्तों, अब इसको समझिए। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, he buys a more beautiful car than mine। अब दोस्तों समझिए यहाँ पर कि कार जो है सिंगुलर, हमारा सिंगुलर नाउन था, और यहाँ पर दैट ऑफ का भी सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी उसने एक सुंदर कार खरीदी जो मेरी कार से सुंदर थी, दैट ऑफ माइन। ठीक ना, इसका अर्थ ये हुआ, आप समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों एक और एग्जांपल दोज ऑफ वाला एग्जांपल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर जैसे दोस्तों द स्टेट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल है कि द स्टेट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। तो स्टेट्स दोस्तों यहाँ पर जो शो कर रहा है दोज ऑफ। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीख लिया होगा। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, तो आशा करूँगा इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों। बाकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको कल की क्लास में सीखेंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट ये हैं, कुछ दोस्तों मैं आपको वर्ब्स का नाम बता जा रहा हूँ। जैसे दोस्तों है एक्वाइट दोस्तों, एक्वाइट का विशेष अर्थ होता है बरी करना। ठीक, लेकिन अगर एक्वाइट का अर्थ क्या निकले, अगर एक्वाइट का अर्थ निकले एक प्रशंसाजनक व्यवहार पर। ठीक, अगर एक्वाइट का अर्थ हो आ प्लेजरेबल बिहेवियर, यानी एक प्रशंसाजनक व्यवहार पर आए। ठीक ना, यानी अगर एक्वाइट का अर्थ एक प्रशंसाजनक व्यवहार हो। ठीक ना, और वेल का अर्थ लाभ उठाना हो। ठीक ना, रिकॉन्सिल का अर्थ दोस्तों क्या हो, बेमन से स्वीकार करना हो। ठीक दोस्तों, रिजाइन मतलब हो हस्तक्षेप करना, या रिजाइन का मतलब अर्थ हो छोड़ देना, त्याग देना। ठीक दोस्तों, और एब्सेंट हो गया दोस्तों, एडजस्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों इंजॉय हो गया। ठीक दोस्तों, रिवेंज हो गया दोस्तों, रिवेंज मतलब बदला देना, मतलब बदला लेना। एग्जर्ट हो गया दोस्तों, एग्जर्ट। ठीक, इंजॉय, रिवेंज, एग्जर्ट। अप्लाई दोस्तों, अप्लाई का अर्थ ध्यान देना हो दोस्तों। तो इन सब के बाद दोस्तों
क्या प्रयोग करते हो? और दोस्तों एक शब्द है, हाँ हो गया, ठीक ना। और इन सब के बाद क्या यूज करते हो? इन सब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। ओके दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल दोस्तों हम देखेंगे, जैसे ही इंजॉयड, जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ही इंजॉयड देयर और ही इंजॉयड इन द पार्टी, ही इंजॉयड इन द पार्टी। अब इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ही इंजॉयड पार्टी, ही इंजॉयड देयर। दोस्तों अगर आपके सेंटेंस में मान लीजिए वर्ब इंजॉय है, आपने सीखा कि इंजॉय वर्ब हो तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है, तब आप रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ करते हो, ठीक दोस्तों। मैंने क्या बोला कि अगर इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है, तभी आप रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हो। अगर नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख है, तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। जैसे दोस्तों एग्जांपल लिखिए, जैसे दोस्तों ही इंजॉयड देयर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? यहाँ माई सेल्फ लगाओगे। अब सॉरी, ही है ना दोस्तों, ही के रिगार्डिंग क्या आएगा? हिमसेल्फ आएगा, ये ठीक दोस्तों, हिमसेल्फ। लेकिन दोस्तों अब देखिए ही इंजॉयड इन द पार्टी, यहाँ पर दोस्तों क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पर इंजॉय के बाद किसी भी प्रीपोजिशन की किसी भी रिफ्लेक्सिव मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है, ठीक दोस्तों। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ मैं आपके लिए, जो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैंने अभी एक शब्द लिखा एब्सेंट। अगर एब्सेंट हो, ठीक, तब आप जानते हो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है, ठीक ना दोस्तों। कब करोगे? जब एब्सेंट एज ए वर्ब यूज हो। जैसे ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, ठीक ना। अब जैसे लिखा हो सेंटेंस ही इज एब्सेंट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एब्सेंट एज ए वर्ब नहीं यूज होगा, इसलिए इसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करोगे। एब्सेंट एज ए वर्ब यूज हो, तभी इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने सीखा होगा, ठीक दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ। तब तक लिए बने रहिए पीपीएल सत्यम के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।